असम की राजनीति में अगर आज किसी एक नेता का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है तो वो है हिमंता बिस्वा शर्मा। एक ऐसा नेता जिसने करीब 2 दशक तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की, लेकिन बीजेपी में आने के बाद खुद को पूरी तरीके से नए अंदाज में पेश किया। आज हिमंता सिर्फ असम के मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बीजेपी और हिंदुत्व राजनीति के सबसे आक्रामक चेहरों में से गिने जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक कांग्रेस नेता से हिंदुत्व की राजनीति का पोस्टर बॉय बनने तक का उनका सफर कैसा रहा और कैसे सिर्फ 5 साल के भीतर उन्होंने बीजेपी में इतना बड़ा पद हासिल कर लिया। सब बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये कहानी है सत्ता, महत्वाकांक्षा, रणनीति, अवसर और लगातार बदलती राजनीति की। एक ऐसा नेता जो हर बार नया दांव खेलता गया और हर बार पहले से ज्यादा ताकतवर बन के उभरा। 1 फरवरी 1969 असम का जोरहाट और यहीं एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार में हिमंता का जन्म हुआ। उनके पिता कैलाश नाथ शर्मा मशहूर लेखक और गीतकार थे, जबकि मां मृणालिनी देवी भी लेखिका थी और बाद में असम साहित्य सभा की उपाध्यक्ष बनी। दिलचस्प बात यह है कि आज बाहरी बनाम असमिया की राजनीति करने वाले हिमंता के पूर्वज खुद उत्तर प्रदेश के कन्नौज से असम आए थे, यानी एक दौर में उनका परिवार भी बाहरी माना जा सकता था। अब भाषण देने की कला उन्हें घर से विरासत में मिली। कहा जाता है कि 10 साल की उम्र तक वो शानदार वक्ता के रूप में पहचाने जाने लगे थे। 5वीं कक्षा में ही लोग उनके भाषण सुनने लगे थे। अक्सर वो अपने पिता द्वारा लिखे गए भाषण पढ़ते थे, लेकिन उन्हें अपने अंदाज में पेश करते थे। कामरूप अकेडमी स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही वो अखिल असम छात्र संघ यानी कि AASU से जुड़ गए थे और उस दौर में असम भाषा, पहचान और बाहरी लोगों के मुद्दे को लेकर उबल रहा था। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थियों के असम आने से राज्य की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। असम में पहचान और जनसंख्या संतुलन का मुद्दा बड़ा बन चुका था। इसी दौर में हिमंता का संपर्क AASU नेताओं प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फुकन से पहली बार हुई थी। फिर 1979 में ULFA का गठन हुआ और असम उग्रवाद आंदोलन और अस्थिरता के दौर में चला गया था। 1985 असम के इतिहास का निर्णायक साल बना। बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चरम पर था। सड़कें जाम थी, तेल सप्लाई बंद थी, कॉलेज और सरकारी कामकाज ठप पड़े थे। और इससे पहले 1983 का नेल्ली नरसंहार हो चुका था, जिसमें आधिकारिक तौर पर 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जबकि अनौपचारिक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा बताए जाते हैं। वहीं राजीव गांधी सरकार ने हालात संभालने के लिए असम समझौता किया। इसके बाद AASU नेताओं ने असम गण परिषद यानी कि AGP बनाई और चुनाव जीतकर सत्ता में आ गए। उस समय सिर्फ 16 साल के हिमंता भी इसी राजनीतिक बदलाव का हिस्सा थे। उन्होंने उस वक्त गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया, जो पूर्वोत्तर राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। वहीं मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंत के करीबी होने के कारण उन्हें कम उम्र में ही सत्ता और प्रशासन को करीब से देखने का मौका मिला। अब 1998 से 1992 तक वो लगातार 3 बार कॉटन कॉलेज छात्र संघ के महासचिव चुने गए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था, लेकिन 1990 के बाद हालात बदलने लगे। ULFA का आतंक बढ़ चुका था, AGP सरकार कमजोर दिख रही थी और केंद्र ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इसी दौरान हिमंत विवादों में घिर गए। 1990 में पुलिस ने उनके हॉस्टल पर छापा मारा, जहां से रिवॉल्वर और कारतूस मिलने का दावा किया गया। 1991 में उन पर ULFA से संबंध और जबरन वसूली के आरोप लगे। टाडा के तहत केस दर्ज हुआ। कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या के मामले में भी उनका नाम सामने आया और उन्हें गिरफ्तार कर 15 दिन पुलिस हिरासत में रखा गया। अब 22 साल की उम्र में हिमंता समझ चुके थे कि सिर्फ छात्र राजनीति के सहारे लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता और यही उन्होंने बड़ा राजनीतिक मोड़ लिया। उन्होंने AASU छोड़ दी और तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के करीब चले गए। 1993 में वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। धीरे धीरे उनके खिलाफ चल रहे कई केस कमजोर पड़ते गए और रिकॉर्ड तक गायब होने की बात सामने आई। अब 1996 में उन्होंने पहली बार जलुकबाड़ी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। उसी दौरान हितेश्वर सैकिया का निधन हो गया। हिमंता पूरी तरीके से टूट गए थे। उन्होंने असम छोड़कर दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने तक का मन बना लिया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उन्हें सलाह दी कि हारने वाला उम्मीदवार अगर लोगों के बीच बना रहे तो
जनता उसे कभी नहीं भूलती। अब हेमंता वापस जलुकबाड़ी लौट आए। उन्होंने लोगों के छोटे छोटे काम करवाने शुरू किए, सड़क, राशन, कागजी कार्रवाई, और यहीं से उनका जमीनी नेटवर्क मजबूत होता गया। इसी दौरान उनका रिश्ता तरुण गोगोई से मजबूत हुआ। गोगोई को एक आक्रामक और जमीन पर काम करने वाला नेता चाहिए था और हेमंता बिल्कुल वैसे ही थे। अब 2001 चुनाव में कांग्रेस के गुप्त हत्याओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। हेमंता ने अपने पुराने नेटवर्क की मदद से एजीपी सरकार पर हमला बोला और कांग्रेस सत्ता में लौट आई। यही वो चुनाव था जहां हेमंता ने 1996 की हार का बदला लेते हुए भृगु कुमार फुकन को हराया था। इसके बाद उनका कद तेजी से बढ़ता गया। 2002 में वो मंत्री बने और धीरे धीरे स्वास्थ्य, वित्त, शिक्षा, योजना जैसे बड़े विभाग उनके पास आ गए। सरकार में उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें सुपर सीएम कहने लगे। अब 2011 में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। पार्टी के भीतर माना गया कि जीत के असली रणनीतिकार हेमंता ही थे, लेकिन यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने में लगे थे। हेमंता को लगने लगा कि उन्हें उत्तराधिकारी नहीं बल्कि प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। आपको बता दें कि उस दौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने हेमंता की भूमिका पर सवाल पूछा तो गोगोई ने मुस्कुराते हुए कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है, वो मेरे मंत्रियों में से एक है। और ये बयान हेमंता को अंदर तक चुभ गया। 2012 में उन्होंने 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों को एक होटल में इकट्ठा कर अपनी ताकत दिखाई। दिल्ली को साफ संदेश था कि असम कांग्रेस में असली ताकत कौन है, लेकिन सोनिया गांधी ने तब भी तरुण गोगोई का ही साथ दिया। फिर आया 2014। हेमंता राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे। हेमंता के मुताबिक बातचीत के दौरान राहुल गांधी का ध्यान अपने पालतू कुत्ते पीडी को बिस्किट खिलाने में ज्यादा था। जब हेमंता ने कहा कि पार्टी में कलह से कांग्रेस कमजोर पड़ जाएगी तो राहुल गांधी से उन्हें जवाब मिला तो क्या हुआ, और यहीं से रिश्ते लगभग खत्म हो गए। और इसी बीच शारदा चिटफंड और लुई बर्गर घोटाले में भी उनका नाम सामने आने लगा। सीबीआई रेड हुई, राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा। हेमंता समझ चुके थे कि कांग्रेस में रहना अब उनके लिए खतरनाक हो सकता है। फिर पर्दे के पीछे बीजेपी से बात शुरू हुई। राम माधव ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय बीजेपी नेता सार्वजनिक रूप से उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उसी दौरान पर्दे के पीछे अमित शाह से उनकी मीटिंग हो रही थी। वहीं 23 अगस्त 2015 हेमंता ने कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। यहीं से उनकी राजनीति का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। जो नेता कभी नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े आलोचकों में गिना जाता था, वही अब बीजेपी का सबसे आक्रामक चेहरा बन गया। 2014 चुनाव प्रचार में हेमंता ने मोदी पर हमला करते हुए कहा था कि गुजरात में पानी की पाइपों में मुसलमानों का खून बहता है। लेकिन बीजेपी में आने के बाद उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को खुलकर अपनाया। उन्होंने असमीय पहचान को हिंदुत्व से जोड़ा। 35 बनाम 65, स्थानीय बनाम घुसपैठिया जैसे नारे दिए। उन्होंने अपने न्यूज चैनल की मदद से चुनाव प्रचार को बड़े अभियान की तरफ चलाया। वहीं 2016 चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 86 सीटें मिली। विश्लेषकों का मानना है कि हेमंता के बिना बीजेपी 40 से 45 सीटों पर ही सिमट जाती। हालांकि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बने, लेकिन दिल्ली में कहा जाने लगा कि चेहरा सोनोवाल का है लेकिन दिमाग हेमंता का। फिर आया 2021। बीजेपी दोबारा जीत गई, लेकिन इस बार असली लड़ाई मुख्यमंत्री पद की करीब 7 दिनों तक चली। इसका फैसला 7 दिनों के बाद हो पाया। दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा लगातार बैठक कर रहे थे। बताया जाता है कि हेमंता ने साफ कहा कि मैंने इस दिन के लिए 20 साल मेहनत की है। आखिरकार सोनोवाल पीछे हटे और 10 मई 2021 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और इस दौरान उनकी पत्नी भी भावुक होती हुई नजर आई थी, क्योंकि कॉटन कॉलेज के दिनों में हेमंता ने जो वादा किया था वो आखिरकार सच हो चुका था। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंता ने खुद को एक आक्रामक प्रशासक के रूप में पेश किया। उन्होंने सरकारी मदरसों को बंद कर सामान्य स्कूलों में बदलने का फैसला किया। असम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट लागू किया। धर्मांतरण, लव जिहाद, बाल विवाह और अवैध घुसपैठ के खिलाफ लगातार अभियान चलाए। 2023 में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हजारों गिरफ्तारियां हुई, जिनमें बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय से जुड़ी बताई गई। उनकी सरकार ने अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान भी चलाए, जिन पर विवाद हुआ। लेकिन दूसरी तरफ समर्थक कहते हैं कि हेमंता
नेता ने विकास पर भी जोर दिया। उनके कार्यकाल में कई नए मेडिकल कॉलेज खुले, 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। अरुणोदय योजना के जरिए महिलाओं के खाते में सीधे पैसे भेजे गए और 27,000 करोड़ रुपए के टाटा सेमीकंडक्टर प्लांट की नींव रखी गई। यूएलएफए के साथ शांति समझौता और सीमा विवादों को सुलझाने की कोशिश भी बड़ी उपलब्धि मानी गई। आज हिमंता 2026 का चुनाव भी जीत चुके हैं और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हिमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ असम के नेता नहीं रहे हैं, बल्कि बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद लगातार बढ़ता रहा है। और शायद यही वजह है कि एक समय कांग्रेस का नेता रहा ये चेहरा आज बीजेपी और हिंदुत्व राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं।